ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जब मेंटल हेल्थ की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं या जब दवा भी लेते हैं तो उससे उतना ज़्यादा उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता जितना कि कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जिन पर उन्होंने काम ही नहीं किया। इस तरह के फैक्टर्स को नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स कहा जाता है। मतलब एक तो वो स्पेसिफिक फैक्टर है जिसको कि हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे माइंड में नेगेटिव थॉट्स को कम कर रहे हैं, मूड को बेटर कर रहे हैं, बिहेवियर में सुधार कर रहे हैं। ये तो हम डायरेक्ट तौर पर कोई बदलाव ला रहे हैं जिसके लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक लगा रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं। पर अक्सर क्या होता है कि कई ऐसी चीजें जिन पर हमने काम ही नहीं किया होता उनके अंदर जब बदलाव आने लगता है तो धीरे धीरे मेंटल कंडीशन इंप्रूव होने लगती है। इसे कहते हैं नॉन स्पेसिफिक फैक्टर या कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो हर किसी के जीवन में मिलते हैं। अब किसी भी बीमारी के अंदर 5-6 लक्षण तो मौजूद होते ही हैं। किसी भी साइकेट्रिक बीमारी को डायग्नोस करने के लिए 8 या 9 सिम्टम्स में से करीब 4 या 5 की मौजूदगी होना जरूरी है, जिसके बेसिस पर डायग्नोसिस मिलेगा और दवा दी जाएगी। अब मान लेते हैं किसी के अंदर 5 लक्षण है, डिप्रेशन के 5 लक्षण है मान लेते हैं, तो दवा जो है वो 1 या 2 सिम्टम्स पर असर लाएगी या 3 पर लाएगी, पर बाकी के सिम्टम्स कैसे ठीक हो जाते हैं? उन पर कुछ नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ता है। समय बीत रहा है इसलिए वो ठीक हो रहे हैं, लाइफ में बड़े सारे बदलाव आ रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन से चेंजेस हर इंसान की लाइफ में आ रहे होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट आती है। इस टॉपिक पर आज आपसे थोड़ी डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि क्यों कुछ लोग बिना कोई टेक्निक लगाए या बिना कोई स्पेसिफिक इलाज लिए फिर भी काफी इंप्रूवमेंट शो करते हैं, या दवा की डोजेज काफी कम है या थोड़ा समय दवा लिया पर फिर भी उनके अंदर इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट और रिकवरी क्यों हो जाती है। हालांकि एक डिस्क्लेमर दूंगा पहले ही कि इसका मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजिकल टेक्निक्स लगाना या इलाज लेना, दवा लेना, ये सब छोड़ देना चाहिए। उसके अपने मायने होते हैं और वो क्यों और कैसे और किन लोगों को लेना चाहिए इलाज, उसकी अपनी डिस्कशन है जो मैं कभी करूंगा। इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। पर यहां जो बात होगी वो इस बारे में कि जो टेक्निक लगा रहे हैं, जिस टेक्निक को लगाने में इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बड़ा बदलाव कई बार उन टेक्निक्स की वजह से ना आकर, उस दवा से ना आकर, कुछ दूसरे कॉमन फैक्टर्स या नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से आता है। और ये कौन से फैक्टर्स होते हैं, कैसे मदद करते हैं, इस बारे में इस वीडियो में थोड़ी आपसे चर्चा करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स, फिजिकल सिम्टम्स या अन्य कुछ कंडीशन से ठीक हो जाते हैं बिना किसी स्पेसिफिक इंटरवेंशन, टेक्निक या ट्रीटमेंट के। ये होता है जैसा कि बताया नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स या कॉमन फैक्टर्स के थ्रू। वो चीजें जो हर थेरेपी में कॉमन होती हैं या जो फॉर्मल हेल्प के दायरे से बाहर ही काम करने लगती हैं, ये स्पेसिफिक फैक्टर्स से अलग होते हैं। जैसे कि सीबीटी में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग यूज की जाती है, या एंजाइटी भगाने के लिए एक्सपोजर की थेरेपी दी जाती है, या मेडिसिन के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स केमिकल्स होते हैं। उनके मुकाबले ये जो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि ये हर इंसान के अंदर इनबिल्ट होते हैं और लाइफ के नॉर्मल प्रोसेसेस से जुड़े होते हैं। रिसर्च दिखाता है कि ये फैक्टर्स थेरेपी के टोटल बेनिफिट का बड़ा हिस्सा होते हैं और कभी कभी स्पेसिफिक टेक्निक से भी ज्यादा अच्छा असर लाते हैं। साइकोथेरेपी और मेडिसिन के रिसर्च से पता चलता है कि आउटकम्स, मतलब जो रिजल्ट आ रहा है फाइनल इलाज का, वो अक्सर इन ब्रॉड शेयर्ड इन्फ्लुएंसेस से आते हैं, ना कि कुछ यूनिक मेथड से। कंपैरेटिव ट्रायल्स के मेटा एनालिसिस में ऐसा देखा गया है कि अलग अलग थेरेपीज का रिजल्ट ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, जिसे डोडो बर्ड वर्डिक्ट कहते हैं। एक ऐसा नाम जो कि एलिस इन वंडरलैंड की कहानी से लिया गया है। यह वर्डिक्ट 1936 से डिस्कस हुआ है जब सॉल रोजेंस्वीग ने कहा था कि थेरेपीज में कॉमन फैक्टर्स ज्यादा मैटर करते हैं। 1936 में, तब थेरेपी ज्यादा बनी भी नहीं थी। आज भी ब्रूस वैम्पॉल जैसे रिसर्चर्स इसको सपोर्ट करते हैं कि स्पेसिफिक टेक्निक्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1%, 2% से लेकर 15-20% तक ही होता है, जबकि बाकी के जो कॉमन फैक्टर्स हैं और क्लाइंट के अपने जो खुद के हेल्प करने वाले रिसोर्सेज हैं, उनसे बाकी का 75-80% कंट्रीब्यूशन आता है। यह वर्डिक्ट कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक थेरेपीज कुछ डिसऑर्डर्स में ज्यादा बेहतर तरह से काम करती हैं, लेकिन ओवरऑल मेटा एनालिसिस में डिफरेंसेस बहुत छोटे ही पाए गए हैं इस चीज में कि जो एक्चुअल थेरेपी है, कुछ ना करने से कुछ किया गया है अगर, तो थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अब हम डिटेल में समझते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स कैसे काम करते हैं और क्यों लोग इनके थ्रू रिकवर कर जाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी होगी ताकि हर पॉइंट को अच्छे से इलेबोरेट किया जा सके। पहला पॉइंट है कि क्लाइंट के कुछ अपने इंटरनल फैक्टर्स या कुछ एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक फैक्टर्स की मौजूदगी होना। यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है इलाज में।
कह सकते हैं कि 40% या उससे भी ज्यादा असर इन फैक्टर्स का पड़ता है जो कि क्लाइंट की अपनी थिंकिंग, पर्सनैलिटी, उसके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक फैक्टर्स, थेरेपी से बाहर के कुछ और दूसरे फैक्टर्स। ये साइकोथेरेपी रिसर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। माइकल लैम्बर्ट के क्लासिक मॉडल के मुताबिक ये क्लाइंट या एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक फैक्टर्स टोटल जो आउटकम आ रहा है उसमें 40% वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर कुछ इफेक्ट आ रहा है अगर पेशेंट में किसी भी तरह के इलाज का, तो करीब 40% जो इलाज है वो केवल इन क्लाइंट या एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक फैक्टर्स की वजह से हुआ है। ये फैक्टर्स ट्रीटमेंट के बाहर के होते हैं, जैसे इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, उसकी लाइफ सिचुएशंस और कुछ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। ये इसलिए इतने पावरफुल हैं क्योंकि ये हर रोज लाइफ में चलते रहते हैं। बिना किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट की मदद के भी ये बदलाव हमारे अंदर आते ही रहते हैं। तो एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक मतलब थेरेपी से एक्स्ट्रा, बाहर के। इसमें आता है स्पॉन्टेनियस रेमिशन या नेचुरल रिकवरी। बहुत से केसेस में सिम्टम्स खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं समय के साथ। डिप्रेशन के लिए स्टडीज दिखाते हैं कि अनट्रीटेड लोगों में जिनका कोई इलाज नहीं हुआ, उनमें 3 मंथ में करीब 11 से 23% पेशेंट्स में रेमिशन हो जाती है। मतलब सिम्टम्स करीब करीब खत्म हो जाते हैं। 6 महीने में 32% तक और 12 महीने में 49 से 53% तक पेशेंट्स में अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी होती है। एक मेटा एनालिसिस में शॉर्ट टर्म मतलब 12 हफ्ते, 3 महीने में 12.5% पेशेंट्स में रेमिशन दिखा। रेमिशन का मतलब होता है जब सारे सिम्टम्स चले गए हैं। लेकिन लॉन्गर फॉलोअप में जब देखा गया तो ये जो रेमिशन रेट था ये और भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब 12 हफ्तों के परे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो पाया गया कि बहुत से लोग बिना इलाज के भी ठीक हो गए हैं। ये माइल्डर केसेस में अक्सर पिक्चर ज्यादा देखने में आती है, जहां सिम्टम्स बहुत सीवियर होते ही नहीं है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी टाइम के साथ नेचुरल इंप्रूवमेंट होती है। पीटीएसडी में भी 40% तक लोग 1 साल में ही रिकवर कर जाते हैं बिना किसी इलाज के। खासकर कि अगर ट्रॉमा के पहले 5 महीने में डॉक्टर से मिलकर असेसमेंट हो गई हो तो रेमिशन रेट जो है वो 51% तक पहुंच जाता है। तो मतलब एक बड़ा चेंज पेशेंट्स की मेंटल कंडीशन में आता है समय के साथ। पर ये जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है ये कुछ रैंडम फैक्टर्स की वजह से अपने आप नहीं हो जाती। इसके लिए कुछ खास फैक्टर्स का मौजूद होना जरूरी है, जैसे लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस का आना। अगर लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव या पॉजिटिव चेंज नहीं आया तो रिकवरी में चांस कम होंगे। फिर थोड़ा सिक्योरिटी और सेफ्टी में टाइम का गुजरना, और ब्रेन का अपना एक नेचुरल एडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से वो बीमारी से काफी बाहर आ जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे कंडीशंस सेल्फ लिमिटिंग हो सकती हैं। मतलब आई और एक लिमिट होती है। एक बहुत ज्यादा इंसान डिप्रेस फील करेगा या बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं है कि डिप्रेशन आया तो सीवियर होगा ही होगा या एंजाइटी आई तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। इनकी अपनी लिमिट्स होती हैं। तो एक लिमिट तक पेशेंट फील करेगा, उसके बाद ज्यादा उसकी कंडीशन बुरी होगी नहीं। जैसे तैसे वो नेचुरली अडेप्ट करके अपनी लाइफ में रिकवर करने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे वो लक्षण अपने आप कम हो जाएंगे। बॉडी और माइंड इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शरीर और दिमाग में एक संतुलन बनने लगता है। जैसे एक जुकाम खुद ब खुद ठीक हो जाता है, वैसे ही माइल्ड लेवल के मेंटल डिसऑर्डर्स में ब्रेन केमिकल्स में अपने आप एक बैलेंस आ जाता है। स्टडीज से पता चलता है कि वेट लिस्ट कंट्रोल्स, मतलब एक वो पेशेंट का ग्रुप जिसको कि अभी इलाज दिया गया और दूसरा पेशेंट का ग्रुप जिसको कहा कि कुछ हफ्ते वेट करो फिर आपको इलाज देंगे, तो उसे कहते हैं वेट लिस्ट कंट्रोल। तो स्टडी बताती है कि जो वेट लिस्ट कंट्रोल है उनमें भी इंप्रूवमेंट हो जाती है। मतलब पहले जिस ग्रुप को ले लिया हमने डिप्रेशन के इलाज के लिए, दूसरे ग्रुप को जिसको वेट कराया गया उनमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि जो नेचुरल रिकवरी है वो उन लोगों में हो रही थी और एक रियल चीज होती है। लेकिन सीवियर केसेस में यह रेट बहुत कम होता है। इसलिए हैवी डिप्रेशन में वेट करना रिस्की हो सकता है। समय के गुजरने का इंतजार किया जाए ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें या तो लक्षण बढ़ेंगे या पेशेंट सुसाइडल होगा। इसलिए माइल्ड केसेस के मामले में ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी काफी कॉमन है और जिसमें पेशेंट काफी हद तक रिकवर कर ही जाते हैं समय के साथ। अब नेक्स्ट पहलू आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन एडेप्टेशन। ब्रेन एक डायनामिक ऑर्गन है जो रोज एक्सपीरियंस से बदलता रहता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि ब्रेन नए कनेक्शंस बना सकता है नए एक्सपीरियंसेस के इम्पैक्ट में। रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस जैसे पार्क में वॉक करना, फ्रेंड्स से बातचीत करना या थोड़ा बहुत खुद के ऊपर ध्यान देना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना या कुछ योगा या कुछ और तरीके लगा लेना, ये सब ब्रेन को रीवायर कर देते हैं। स्ट्रेस कम होने से कॉर्टिसोल लेवल्स घटते हैं और फील गुड केमिकल्स जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ने लगते हैं, जिससे कि इनके लेवल में बैलेंस आता है। बिना किसी टेक्निक के लोग अपने आप इमोशनल प्रोसेसिंग करने लगते हैं।
अपने इमोशंस को, अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिमाग खाली रहेगा, मतलब इंतजार कर रहे हैं तो बस इंतजार ही कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं। कुछ तो एक इंसान अपने बारे में सोच विचार कर ही रहा होता है, खुद को समझ रहा होता है, खुद को संभाल रहा होता है। तो जैसे जैसे समय बीतता है उसको अपनी इमोशंस को प्रोसेस करने का टाइम मिल जाता है। इस वजह से पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट आने लगती है। जैसे कि कोई इवेंट के बारे में सोचना और उसको फिर एक्सेप्ट कर लेना, किसी से कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ फिर उसके बारे में खुद को थोड़ा रैशनलाइज कर दिया, चीज़ों को जैसे तैसे एक्सेप्ट किया। तो ये सारे जो छोटे मोटे जो रोज़मर्रा के बदलाव हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हर तरह के एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं, इस पर जब एक व्यक्ति विचार करता है, सोचता है, किसी और से भी बात करता है, तो ऐसे में उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जिससे कि उसको डिप्रेशन, एंजाइटी दूर करने में मदद मिलने लगती है। ये प्रोसेस कुछ हफ्तों से कुछ महीने का समय ले सकता है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ ब्रेन के मूड रेगुलेटिंग एरियाज को स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि इमोशंस को कंट्रोल करती हैं। अब एक और पहलू आता है इसमें, सोशल सपोर्ट और एनवायरमेंटल चेंजेस या लाइफ के कुछ नए इवेंट्स। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। परिवार में काफ़ी घनिष्ठता होना, मतलब अच्छे संबंध होना, दोस्त मित्र होना, या बाहर की दुनिया से किसी तरह का कनेक्शन जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करता है और स्ट्रेस के अगेंस्ट एक बफर प्रोवाइड करता है, एक सेफ्टी नेट, एक सेफ्टी वॉल प्रोवाइड करता है, जिससे कि तनाव बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। जैसे कि हालात जैसे तैसे सुलझ जाते हैं, मुश्किल हालात निकल जाते हैं, रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाती है या फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो जाती है, तो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाते हैं। डिप्रेशन में थोड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं तो मूड अच्छा होता है, और एंजाइटी में ज़्यादा खतरा महसूस नहीं होता तो भी पेशेंट में इंप्रूवमेंट आती है। बहुत लोग बिना थेरेपिस्ट के सिर्फ अपने क्लोज सर्कल से बात करके रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको समझा जा रहा है और वो अकेले में घुटते नहीं हैं और केवल अपने प्रॉब्लम्स के साथ ही उलझते नहीं रहते। एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे कोई घर शिफ्ट कर लेना, कहीं कोई बाहर ट्रिप लगा लेना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ देना, नए किसी वर्क प्लेस पर चले जाना या नई हॉबी शुरू करना, ये सब भी ट्रिगर कर सकता है रिकवरी को। एडिक्शन की रिकवरी में कई बार जो नेचुरल रिकवरर्स होते हैं, जो अपने आप रिकवर किए, वो अक्सर नए सोशल सर्कल जब बना लेते हैं तो वहाँ उनको वो एडिक्शन के कारण नहीं दिखते, ट्रिगर्स नहीं आते, तो इस तरह उनकी एडिक्शन भी कम हो जाती है। एक स्मोकर है जो पहले अपनी डे टू डे लाइफ में जैसे तैसे स्ट्रगल कर रहा था तो उसकी स्मोकिंग बढ़ गई थी, पर जब उसने अपना सोशल सर्कल बदला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग शायद स्मोक नहीं करते थे, जहाँ पर शायद हो सकता है महिलाएं रही होंगी जो बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं करती या स्मोक बिल्कुल नहीं करती। तो ऐसे में उसके ऊपर अपने आप एक नेचुरल रेगुलेशन लगता है, क्योंकि अब उसको उस ग्रुप के साथ एडजस्ट करने में अपनी स्मोकिंग को नेचुरली थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इस तरह से स्मोकिंग की हैबिट अपने आप कम होने लगती है और कई मामलों में छूट जाती है। फिर आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, पर्सनल स्ट्रेंथ। हर इंसान में मोटिवेशन होता है, अपने को इम्प्रूव करने का या जीवन के बेहतर होने के लिए एक उम्मीद लगी रहती है। रेजिलियंस होती है, बुरे हालातों से बाहर निकलकर खुद को संभालने की ताकत होती है, कोपिंग स्किल्स भी होती ही हैं जैसे तैसे, और ईगो स्ट्रेंथ होती है। तो इन सब पर्सनल स्ट्रेंथ की वजह से पेशेंट्स में रिकवरी आसान हो जाती है। कुछ लोग नेचुरली रेजिलियंट होते हैं, उनका स्वभाव ही होता है कि वो बुरे हालातों से आसानी से बाहर आ जाते हैं, वो चैलेंजेस को फेस करते हैं और इन सब चुनौतियों से बाहर निकल जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो नेचुरल रिकवरर्स एडिक्शन से बाहर आ जाते हैं सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में कुछ शिफ्ट करने से, कुछ चेंजेस लाने से, जैसे एक्सरसाइज शुरू करना जो एंडोर्फिन रिलीज करता है और फिर नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। नए रूटीन्स बनाने से थिंकिंग में क्लैरिटी आती है। स्टडीज में पता चला है कि एडिक्शन की नेचुरल रिकवरी में लोग नए हॉबीज बना लेते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना या अपना सोशल ग्रुप बदल लेना, और अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका लाइफ पर एक फोकस जो है वो इंप्रूव हो जाता है। ये जो पर्सनल एजेंसी है, पर्सनल कंट्रोल है, ये खुद पर कंट्रोल फील कराता है, जिससे कि अब उनको अल्कोहल या ड्रग लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। ये सब फैक्टर्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि इंसान एडेप्टिव स्पीशीज है, एडेप्टिव क्रिएचर है, ढल जाता है किसी भी हालात में। एवोल्यूशनरीली अगर देखा जाए, कई सदियों या कई लाखों वर्षों का अगर हमारा विकास देखा जाए, तो हम स्ट्रेस से रिकवर करने के लिए वायर्ड हैं। हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइन है कि तनाव से हम निकल ही जाते हैं। क्लाइंट फैक्टर्स, पेशेंट के अंदर उसकी सोच, पर्सनैलिटी में मिलने वाले जो फैक्टर्स हैं, वो सबसे ज्यादा भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि थेरेपी से बाहर भी एक लाइफ चलती रहती है और वो असली हीलर का काम करती है। तो यहां मैंने बात की क्लाइंट फैक्टर्स या एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक फैक्टर्स के बारे में। अब बात होगी दूसरा बड़ा पहलू, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का होना
एक थेरेपिस्ट या डॉक्टर के साथ एक अच्छा संबंध बन जाना, ये संबंध बनना पेशेंट को टेक्निक के भी परे ज्यादा अच्छा असर देता है। मतलब अगर किसी से हेल्प लेने जा रहे हैं तो करीब 30% एडिशनल बेनिफिट मिलता है पेशेंट को रिकवर होने में। दवा ले रहे हैं या टेक्निक लगा रहे हैं, उससे ज्यादा बेटर ये फर्क लाएगा कि पेशेंट डॉक्टर के कांटेक्ट में है और डॉक्टर पर भरोसा करता है। ये हर थेरेपी में कॉमन है। हर डॉक्टर, हर थेरेपिस्ट आपसे सहानुभूति तो करेगा ही, आपके दर्द को, आपकी परेशानी को समझने की कोशिश करेगा। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डॉक्टर के पास रेगुलरली जा रहे हो, इसलिए आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पर एक तरह की दया करुणा की जा रही है। ऐसे में आपको एक्सेप्टेंस महसूस होगी और आपको दुनिया के तनावों से परे कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो आपसे हमदर्दी करता हो और आपको जैसे हो वैसा एक्सेप्ट करता हो। सीबीटी हो, साइको एनालिसिस हो, स्कीमा थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी या एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, या बस सिंपल सी काउंसलिंग, एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट, किसी भी मामले में ये कॉमन फैक्टर जो है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। थेरेप्यूटिक अलायंस कहते हैं इसको। तो थेरेप्यूटिक अलायंस का मतलब है कि किन गोल्स पर काम करना है, इसके लिए एक एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ टास्क सेट किए जा रहे हैं और एक तरह का इमोशनल कनेक्शन या बॉन्ड बन रहा है थेरेपिस्ट, डॉक्टर और पेशेंट के बीच। एक भरोसे का रिश्ता बन रहा है। एक वैज्ञानिक बॉर्डिन ने एक मॉडल दिया था, उसके हिसाब से ये जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है ये 3 चीजों पर बेस्ड होती है। इमोशनल कनेक्शन, साथ मिलकर क्या अचीव किया जा रहा है, कुछ कॉमन टॉपिक्स पर डिस्कशन हो रहा है और गोल्स अचीव करने में डॉक्टर मदद दे रहा है और पेशेंट भी मानता है कि ये गोल सही है, इस फैक्टर का होना। ना कि ये कि पेशेंट कुछ चाह रहा है, डॉक्टर कुछ कह रहा है, दोनों के बीच कुछ तालमेल नहीं है, तो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप अच्छी बनेगी नहीं। और तीसरा होता है टास्क पूरे करना, कौन से स्टेप लेने हैं, कब किस तरह से प्रोग्रेस करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में जो पेशेंट को जो गाइडेंस मिलती है वो एक तीसरा फैक्टर है जिसकी वजह से थेरेपिस्ट के ऊपर भरोसा बनता है। तो पेशेंट को लगता है कि हाँ, थेरेपिस्ट मुझे गाइड कर रहे हैं, थेरेपिस्ट मेरे साथ एक ऐसा गोल सेट कर रहे हैं जो मैं भी चाहता हूं अचीव करना, और साथ ही एक इमोशनल बॉन्ड बनता है, भरोसा और ट्रस्ट आता है। मेटा एनालिसिस से पता चलता है कि थेरेप्यूटिक अलायंस ट्रीटमेंट आउटकम का सबसे बड़ा मेजर प्रिडिक्टर है। अगर अच्छी थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनी तो इलाज की सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं। तो कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं, कौन से डॉक्टर ने किस इलाज को दिया, क्या ऐसा खास कर दिया, ये मायने नहीं रखता। डॉक्टर की एक्सपर्टीज भी मायने नहीं रखती, कितने साल का अनुभव है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, हिंदुस्तान में पढ़ा या किसी विदेश में पढ़ के आया, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा या सरकारी में पढ़ा, या सरकारी में जॉब करता है या प्राइवेट में जॉब करता है, क्लिनिक में है या हॉस्पिटल में है, कुछ मैटर नहीं करता। भरोसा बना है, थेरेपिस्ट आपको सपोर्ट दे रहा है, ये फैक्टर अकेले में काम कर जाता है किसी भी दूसरे एक्स्ट्रा फैक्टर के मुकाबले। हाँ, ये चीज थेरेपिस्ट के नेचर पे भी डिपेंड करती है। कुछ थेरेपिस्ट ज्यादा बेटर ढंग से पेशेंट के साथ एक कनेक्शन बना पाते हैं और उनके क्लाइंट्स ज्यादा जल्दी और अच्छे से रिकवर करते हैं। डेल रे और उनके कुछ कलीग्स की रिसर्च ने, जिसमें उन्होंने मेटा एनालिसिस किया था, उसमें उन्होंने देखा कि जो थेरेपिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है वो पेशेंट के अंदर के जो फैक्टर्स हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब पेशेंट कितना मोटिवेटेड है उससे ज्यादा मायने रखेगा कि थेरेपिस्ट कितना मोटिवेटेड है। पेशेंट जितना पॉजिटिव है या उम्मीद रखता है या उसके अंदर कितना अपने ऊपर काम करने की क्षमता है, उससे ज्यादा मायने रखेगा कि थेरेपिस्ट अपने पेशेंट के ऊपर, खुद के ऊपर, टेक्निक के ऊपर कितना भरोसा रखता है और कितना अच्छे से पेशेंट के साथ डील करके, इंटरेक्ट करके उसको रिकवरी की तरफ ले जा पा रहा है। तो डॉक्टर पर, थेरेपिस्ट पर बहुत मायने रखती है ट्रीटमेंट की सक्सेस। क्यों ये फैक्टर इतना इफेक्टिव है? क्योंकि ये सेफ्टी और वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। जब इंसान फील करता है कि उसको जेन्युइनली समझा जा रहा है तो वो अपने डीप फीलिंग्स ओपनली शेयर कर सकता है, और वो भी बिना डर के। एम्पैथी, वार्मथ, जेन्युइननेस, एक सच्चा रवैया और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, बिना किसी स्वार्थ के एक डॉक्टर पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो ये बहुत अच्छे बड़े असर लाता है पेशेंट की कंडीशन में। ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप पेशेंट के अंदर अकेलापन कम करता है, उसकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाता है और मोटिवेशन बूस्ट करता है। यहां तक कि छोटे मोटे ब्रीफ से इंटरेक्शंस में भी ये काम करता है। मतलब ऐसा नहीं कि लंबा आपको डॉक्टर से मिलते रहना पड़ेगा, कई कई घंटे के सेशन चाहिए। कई बार थोड़ी बहुत ब्रीफ डिस्कशंस भी काम कर जाती हैं। जैसे कि कोई घर परिवार का कोई व्यक्ति आपकी हर समस्या को सुनता है, लक्षणों के ऊपर भी ध्यान देता है, आपको सपोर्ट करता है, एक्सेप्टेंस आती है, वैसे ही थेरेपिस्ट भी एक हीलिंग इफेक्ट दे सकता है अगर उसके साथ रेगुलर छोटा छोटा कॉन्टैक्ट भी बनाकर रखा जाए। इनफैक्ट मैं ऐसा मानता हूं
यूट्यूब पे मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ। इन शॉर्ट्स का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि जब रेगुलर आप ये शॉर्ट वीडियोस देखते रहते हो, सुनते समझते रहते हो, कुछ ना कुछ आइडियाज मिलते रहते हैं, और जब कोई ह्यूमन बीइंग आपको बता रहा है, एक थेरेपिस्ट बता रहा है, बजाय कि आप इंटरनेट से यही चीजें पढ़ते सुनते, तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है और आपको क्लैरिटी आती है, जिससे कि आपकी रिकवरी अच्छी होने लगती है। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि वीडियोस देखकर ही हम ठीक हो गए, चाहे वो यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस देखी, शॉर्ट वीडियोस देखी। ऐसा क्यों हुआ? ये नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं। आपको भरोसा है मेरी बातों पर, आपको मुझ पर भरोसा है, आपको पता है मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो जेन्युइन बातें हैं, वो आपके बारे में बहुत प्रैक्टिकल बातें होती हैं, बहुत रियलिस्टिक बताता हूं मैं बातें। तो इसका एक नेचुरल इंपैक्ट पड़ने लगता है कि जब आपको क्लैरिटी होती है, आपका खुद को देखने का नजरिया बदलता है, थोड़ा बहुत चीजें आप अप्लाई भी करते होगे, धीरे 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 ओवरऑल ये वीडियोस देखने का ही एक बड़ा इंपैक्ट आपकी मेंटल कंडीशन पे आने लगता है। और मैं जानता हूं बहुत से लोग कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कभी किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे, शायद कभी दवा भी ना लें, वो सिर्फ इन वीडियोस की वजह से ही ठीक हो जाएंगे। और यही एक बड़ा रीजन भी है कि क्यों मैं ये वीडियोस रेगुलरली बनाता रहता हूं। शॉर्ट्स पर मेरा इसीलिए फोकस होता है क्योंकि शॉर्ट्स आपको थोड़ी देर में आपको एक इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट आइडिया दे जाते हैं कि आपके ऊपर एक डीप साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ सकता है। रिसर्च ऐसा बताती है कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप पहले बन जाना चाहिए, उसके बाद पेशेंट के अंदर सिम्टम रिडक्शन होता है। मतलब पेशेंट अक्सर सोचते हैं कि डॉक्टर के पास गए, मिलके आए, कोई टेक्निक सुनी, असर तो आया नहीं। रिसर्च बताती है कि पहले आपको डॉक्टर के साथ एक अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा। एक अच्छा रिलेशन, ट्रस्टवर्दी संबंध बनने से धीरे धीरे आपके अंदर सिम्टम के अंदर बदलाव आएंगे, चाहे वो टेक्निक बताए या ना बताए, या वो टेक्निक ज्यादा काम करे या ना करे, पर धीरे धीरे जब आपका एक डॉक्टर के साथ, थेरेपिस्ट के साथ बॉन्ड अच्छा बनेगा, तभी आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आना शुरू होगा। इसीलिए थेरेपीज टाइम बहुत लेती हैं, हफ्तों ले लेती हैं, महीनों ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आपके ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आने हैं, वो धीरे धीरे इस थेरेपिस्ट के साथ बात करने से जो आप सेफ्टी, भरोसा, एक्सेप्टेंस महसूस करते हो, उसका ओवरऑल असर आने में समय लगता है। तो थेरेप्यूटिक अलायंस पहले आएगी, उसके बाद सिम्टम में चेंज आएगा। अब इसका मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक डिप्रेशन है किसी व्यक्ति को, और वो पेशेंट अगर थेरेपिस्ट के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है, तो वो होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट करेगा, एक्सरसाइजेस करेगा, थोड़े रिस्क लेगा, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ेगा, और छोटे छोटे चेंजेस लाकर अपने अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। और अपनी बाकी की लाइफ में भी उसको कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, किसी से वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगा, किसी से वो शेयर करेगा, तो उससे उसकी उम्मीदें बंधी रहेंगी। तो इस तरह पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करता जाएगा, क्योंकि वो अपनी थेरेपी की एक्सरसाइजेस तभी अच्छे से कर पाएगा जब वो डॉक्टर पर भरोसा करता है। और फिर सारे फैक्टर्स आपस में मिलकर, कॉमन फैक्टर्स, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स, सब मिलकर आपस में पेशेंट को रिकवर कराने में मदद करेंगे। ये दिखाता है कि जो हीलिंग होती है वो अक्सर रिलेशनशिप ड्रिवन होती है, मतलब रिलेशनशिप पर डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ टेक्निक्स पर। अब तीसरा पहलू है एक्सपेक्टेंसी, उम्मीद, होप और प्लेसिबो इफेक्ट्स, जो कि करीब 15% इंप्रूवमेंट लाते हैं। ये बिलीफ, ये उम्मीद कि इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, ये एक्चुअल में एक रियल साइकोबायोलॉजिकल चेंजेस ट्रिगर करता है। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर इससे बदलाव आते हैं सिर्फ ये बिलीफ रखने से। प्लेसिबो इफेक्ट सिर्फ एक झूठी दवा के तौर पर काम नहीं करता, ये आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता है और ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लैम्बर्ट के मॉडल में एक्सपेक्टेंसी और प्लेसिबो के थ्रू जो ओवरऑल असर था वो 15% तक देखा गया। मेटा एनालिसिस दिखाते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ट्रायल्स में भी प्लेसिबो रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग होता है। कभी कभी जो एक्टिव दवा है उससे भी ज्यादा होता है या उसके कंपेरेबल होता है। जितने लोग प्लेसिबो से इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब उनको बस कहा गया कि आपको ये दवा दे रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, जबकि एक्चुअल दवा दी नहीं गई, उसमें भी 40% पेशेंट्स में रिकवरी हुई, और जिन पेशेंट्स को एक्चुअल दवा दी गई उनमें भी कई बार 40-50% पेशेंट्स ही इंप्रूव कर रहे हैं। तो वो जो ओवरऑल इफेक्ट है वो तो प्लेसिबो से ही आ गया। तो कई दवाओं के मामले में, हालांकि उन दवाओं को कई बार अप्रूवल नहीं मिल पाता, तो कई दवाओं के मामले में प्लेसिबो के बराबर ही दवा का असर आ रहा होता है। मतलब दवा असर ला रही है, ये कैसे कहें, वो तो प्लेसिबो का इफेक्ट है। तो इस वजह से उन दवाओं को कई बार अप्रूवल नहीं मिलता, ट्रायल्स रुक जाते हैं। पर ये सच है, देखा जाता है कि एक्चुअल दवा मिलने के बाद भी कई पेशेंट सिर्फ प्लेसिबो से ही अच्छा असर दिखा रहे होते हैं। और जब दवा को कोई अप्रूवल मिलता है तो अक्सर उसमें देखा जाता है कि हाँ, प्लेसिबो से थोड़ा ज्यादा बेहतर असर आना चाहिए था। तो अगर 40% पेशेंट्स या 30% पेशेंट्स सिर्फ प्लेसिबो से ठीक हो रहे हैं, तो कम से कम 50-60% पेशेंट्स में दवा से रिकवरी आनी चाहिए, ताकि ऊपर से जो एक्स्ट्रा 15-20% है वो दवा का असर के तौर पर देखा जाए, और तभी दवा दी जाएगी पेशेंट को। तो ये जो एक फर्क है वो अक्सर रिसर्चेज में देखने में मिलता है कि कुछ स्टडीज में प्लेसिबो इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है और कुछ स्टडीज के अंदर
प्लेसिबो इफेक्ट दवा से भी बेहतर निकलता है या उसके बराबर होता है। तो इसके कुछ मैकेनिज्म्स डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्सपेक्टेशन, हेल्प मिलने की उम्मीद एंजाइटी कम करती है, डोपामीन रिलीज करती है, रिवॉर्ड पाथवेज ब्रेन के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, और ब्रेन रीजन्स जैसे कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के देखता है, कैटास्ट्रोफाइज करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज को मैनेज करता है, ये सारे एरियाज में इंप्रूवमेंट आने लगती है। मतलब एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में थोड़ा डीएक्टिवेशन होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में थोड़ा एक्टिवेशन होता है। एंडोजिनस ओपियोइड्स और एंडोकेनेबिनॉइड्स पेन और इमोशनल कंट्रोल में मदद देते हैं, और देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति में उम्मीदें बंध जाती हैं तो उसके ब्रेन के अंदर एंडोकेनेबिनॉइड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मतलब उसके अंदर इमोशनल पेन कम होता है। एफएमआरआई स्टडीज दिखाती हैं कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी से ब्रेन एक्टिविटी रियल ट्रीटमेंट जैसा बदलाव दिखाती है। मतलब सिर्फ उम्मीद से ही ब्रेन में वही चेंज आ रहे हैं जो इलाज से भी आते हैं। फिर इसके अंदर दूसरा मैकेनिज्म होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। पास्ट एक्सपीरियंसेस से ब्रेन एसोसिएट करता है कि ट्रीटमेंट मिल रहा है तो रिलीफ तो आएगा ही। पास्ट में कभी आपको कोई डिप्रेसिव एंजाइटी एपिसोड हुआ या कोई भी बीमारी के लिए आपने चाहे दवा ली हो, चाहे आपने किसी बुखार के लिए ली हो, कोई इन्फेक्शन के लिए या किसी भी दूसरे रीजन से, तो आपके मन में एक कंडीशनिंग बन चुकी होती है कि दवा असर लाती है, दवा का इलाज जरूरी होता है और दवा से मैं ठीक हो सकता हूं या ठीक हो सकती हूं। तो ये एक्सपेक्टेंसी आपके अंदर क्रिएट होती है। जब आप फिर से साइकेट्रिक दवा लेते हो तो वही क्लासिकल कंडीशनिंग कि दवा ली है तो मैं ठीक तो जरूर होऊंगा, इस उम्मीद की वजह से भी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगती है और आपका बॉडी और ब्रेन इस कंडीशनिंग के हिसाब से रिस्पॉन्स करने लगते हैं। फिर इसके साथ कुछ न्यूट्रल क्यूज काम करते हैं, जैसे डॉक्टर का व्हाइट कोट, डॉक्टर का क्लिनिक, थेरेपी रूम, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, डॉक्टर का आपको चेक करना, आपको एक पेशेंट की सीट पर बिठाना, क्लिनिक में जाके विजिट करना, डॉक्टर का पर्चा, केमिस्ट के पास जाके दवा लेना, ये सारे फैक्टर्स भी असर लाने का काम करते हैं। ये भी प्लेसिबो का पार्ट होते हैं। इससे भी आपके अंदर उम्मीद बढ़ जाती है कि अब तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, डॉक्टर साहब तो बहुत बड़े हैं, बड़े अच्छे से क्लिनिक पर बैठते हैं, अब तो मैं ठीक जरूर होऊंगा। फिर आता है मैकेनिज्म वर्बल सजेशन और कॉन्टेक्स्ट। किस सिचुएशन में क्या बोला, क्या सुना। थेरेपिस्ट के कॉन्फिडेंट वर्ड्स, मैं आपकी एंजाइटी 2 हफ्ते में ठीक कर दूंगा, 1 महीने में मैं डिप्रेशन भगा सकता हूं, ओसीडी 100% क्योर हो सकता है। इस तरीके से थेरेपिस्ट का कॉन्फिडेंस अपने स्किल्स पे, अपनी टेक्निक पे, अपने एक्सपीरियंस पे। फिर साथ ही एक क्रेडिबल रैशनल, साइंस एक्सप्लेन की जा रही है आपको, इलाज की, बीमारी के बारे में बताया जा रहा है, आपको भरोसा आता है कि हाँ कुछ तो बात है, एंजाइटी होती है ऐसे, अगर मैंने ये टेक्निक लगाई तो मेरी एंजाइटी कम होगी, मेरा डिप्रेशन दूर जाएगा। तो ये जो आपको रैशनल एक्सप्लेनेशन मिलती है, इस पर आपको भरोसा होता है। इसके पीछे साइंस होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, काफ़ी थ्योरीज होती हैं, दुनिया भर के डॉक्टरों का भरोसा होता है, दुनिया भर के डॉक्टर यही मानते हैं। थेरेपिस्ट ने बताया, डॉक्टर ने बताया, आपने नेट पर जाके चेक किया, आपको वही एक्सप्लेनेशन मिली, तो आपका भरोसा बढ़ता है। फिर हीलिंग की सेटिंग, कहाँ पर गए हैं, कितने लोग हैं, कितना बड़ा स्टाफ है, कितनी पेशेंट्स की भीड़ है, ये सारी चीज़ें भी आपके ब्रेन में पॉजिटिव एसोसिएशंस क्रिएट करती हैं। इससे आपके अंदर उम्मीदें बढ़ती हैं। उम्मीद जो है वो एक बड़े मीनिंगफुल कहानी से आती है, एक स्टोरी है जो आप अपने को सुनाते हो, कहते हो अंदर से। जैसे ये प्रॉब्लम तो बस टेम्परेरी है और मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, इस इलाज के अंदर ये साइंस मौजूद है, तो इस साइंस की मदद से मैं अपने इन सिम्टम्स को दूर कर सकता हूँ। ये कहानी है, एक तरह की सेल्फ टॉक है जो आप खुद से करते हो। इस सेल्फ टॉक को बार बार री करने से, बार बार खुद को कहने से, ये जो सजेशंस हैं, वर्बल टॉक है जो आप कर रहे हो, इससे आपके अंदर उम्मीद बनी रहती है और आप ठीक होते जाते हो। इससे मोटिवेशन आता है और छोटे छोटे बिहेवियरल चेंजेस लाने में आपके अंदर ताकत आती है, आप एंकरेज हो जाते हो, जो धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड करता है और आपके अंदर फास्ट रिकवरी होने लगती है एक समय के बाद। जेरोम फ्रैंक के मॉडल में होप को बहुत सेंट्रल प्लेस दिया गया है। मतलब वो कहते हैं कि बिना उम्मीद के तो पेशेंट ठीक हो नहीं सकते, कैसा भी इलाज हो, साइकेट्रिक इलाज तो खासकर। एक्सपेक्टेंसी, उम्मीद लगाना, माइल्ड डिप्रेशन और एंजाइटी में एक सपोर्टिव केयर के साथ, किसी के सहारे के साथ बहुत पावरफुल इंपैक्ट छोड़ती है। न्यूरोबायोलॉजिकली अगर देखें तो ये ओपियोइड को, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन के सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है और इन केमिकल्स के अंदर तेजी लाती है, इनके लेवल बढ़ाती है। तो इस तरह से ब्रेन के अंदर आने वाले चेंजेस भी लोगों को इंप्रूव कर रहे होते हैं। साथ ही कुछ लोग प्लेसिबो रिएक्टर्स होते हैं, मतलब जहां उनके अंदर कुछ जेनेटिक या कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्लेसिबो का इंपैक्ट उन पर ज्यादा स्ट्रांगली आता है। तो ये प्लेसिबो रिस्पॉन्डर्स हैं। इनको इतना भरोसा आ जाएगा डॉक्टर के ऊपर, छोटे मोटे चीज से ही वो इतना भरोसा कर लेंगे कि बस उनको कहने भर की देरी है और वो ठीक हो जाएंगे। और ज्यादातर लोग जो झूठे दावे करते हैं इलाजों को लेकर, बड़े बड़े फ्रॉड इलाज देते हैं, बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, चाहे वो इलाज साइंटिफिक ना हो, चाहे वो पूरी तरह से ढोंगी डॉक्टर हो,
चाहे वो कुछ भी उजूल फिजूल बातें कर रहे हो, जोड़ तोड़ करके इधर उधर से खुद ही सोशल मीडिया का ज्ञान लेकर दूसरों को दे रहे हो, ऐसे डॉक्टर्स का भी पेशेंट्स पर इंपैक्ट इसीलिए पड़ता है क्योंकि ये बड़े भरोसेमंद दिखते हैं। लगता है यार इसके तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर लग रहा है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है ये, इसके पास डिग्रियां नहीं है मेडिकल की पर बातें बहुत सही करता है। उसकी बातें सुनते सुनते ही आप अपने को ठीक महसूस करने लगते हो क्योंकि प्लेसिबो इफेक्ट काम कर रहा होता है, जिसमें कि ये जो सारे जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं ये साथ मिलकर आपके अंदर उम्मीद जगाते हैं और उस उम्मीद की वजह से कई बार फ्रॉड लोग भी लोगों को बेहतर बना देते हैं, उनका इलाज कर देते हैं। जैसे रियल लाइफ में अगर देखें कि एक एंजाइटी का पेशेंट अगर ये बिलीव करे कि ये सेशंस जो हैं ये मुझे बेहतर बना देंगे, तो सिम्टम्स नेचुरली कम हो सकते हैं बिना किसी स्पेसिफिक टेक्निक के। छोटा मोटा टेक्निक लगाएगा, चाहे वो बहुत अच्छे से ना भी लगा रहा हो, डॉक्टर जैसा चाहता है, मतलब मैं एज अ थेरेपिस्ट अगर चाहता हूं पेशेंट ये काम करे, वो नहीं भी कर रहा, उसका 10% कर रहा है, पर फिर भी वो इंप्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा था मुझ पर और उसको उम्मीद थी कि वो ठीक हो सकता है। तो यूट्यूब की वजह से कई लोग क्यों ठीक हो रहे हैं, चाहे उनको बहुत अच्छी थेरेपी नहीं भी मिल रही, क्योंकि थेरेपी या इलाज के बहाने जो बताया जाता है उससे उनकी उम्मीदें बढ़ रही हैं और उम्मीदें बढ़ने की वजह से लोगों में इंप्रूवमेंट आ रही है। लोगों को लगता है सपोर्ट है, कोई डॉक्टर हमें समझता है, कोई सुनता है, कोई बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन देता है, तो लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आने लगती है। एडिक्शन की रिकवरी में भी उम्मीद जो है वो एक नए आइडेंटिटी को बिल्ड करती है और पेशेंट को एक नई जिंदगी, एक नया जीवन शुरू करने का एक मौका देती है, जिससे कि पेशेंट में इंप्रूवमेंट आती है। स्टडीज में प्लेसिबो ग्रुप्स में काफी मेजरेबल चेंजेस देखने में आते हैं, मतलब नापे जा सकते हैं कि हाँ ये प्लेसिबो की वजह से ही हुआ है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से स्ट्रेस हार्मोन्स में कमी आती है और इम्यून सिस्टम बेटर होता है, मूड रेगुलेशन बेटर होती है और पेशेंट रिकवर करता है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस चीज को डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में यूज करें, झूठे दावे करें, बड़ी बड़ी बातें करें, क्या वो काम करेगा? कुछ हद तक प्लेसिबो का इस्तेमाल करना डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के लिए एथिकल होता है, जरूरी होता है। डॉक्टर्स को बहुत ही रियलिस्टिक और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस पेशेंट के अंदर देनी पड़ती हैं। यही वजह है कि कई डॉक्टर्स आपको पूरी जानकारी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है अगर पूरी जानकारी दी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आएगी, अगर डॉक्टर ज्यादा ऑनेस्ट हो गया तो आप नेगेटिव सोच लोगे, इससे आपके ट्रीटमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह के इफेक्ट को, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन को नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। ये भी काम करता है और ये आपके इलाज को मुश्किल बना देता है। मतलब जब आपको लगता है कि इलाज काम नहीं करेगा, दवा के साइड इफेक्ट आ जाएंगे, अरे हमने इंटरनेट पे पढ़ लिया इसके तो साइड इफेक्ट होते हैं, तो अपने आप आपके ऊपर वो जो दवा है वो काम करनी बंद कर देती है, उसका असर ही नहीं आता। और जब आपको लगता है कि दवा काम करेगी, बहुत बढ़िया दवा है, नई दवा निकल के आई है, डॉक्टर ने दिया है दवा, सब पर काम करती है, मुझ पर भी करेगी, तो दवा चाहे आप पर ज्यादा असर ला भी ना रही हो पर फिर भी आप पर उसका असर आने लगता है क्योंकि वो प्लेसिबो इफेक्ट काम कर रहा है। तो प्लेसिबो नोसिबो दोनों को ध्यान रखना पड़ता है और यही वजह है कि डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा करने से ही आपके ऊपर सही तरह से प्लेसिबो इफेक्ट काम कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर भी इसकी जिम्मेदारी लेता है और नोसिबो इफेक्ट के अंदर भी कमी आती है, जिस वजह से आप ज्यादा अच्छे से रिकवर कर पाते हो। तो ओवरऑल पता चलता है कि जो एक्सपेक्टेंसी है ये माइंड पर बहुत पावरफुल असर छोड़ती है। बिलीव्स और होप्स ब्रेन केमिस्ट्री बदल सकते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स या कॉमन फैक्टर्स इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि ये हर ट्रीटमेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट होते हैं। हर तरह का इलाज, चाहे दवा लो या थेरेपी लो या फ्रॉड इलाज लो, और क्लाइंट के इंटरनल रिसोर्सेज को ये एम्पलीफाई कर देते हैं, मतलब अंदर जितनी ताकत है उस ताकत को और बढ़ा देते हैं। अब बात करेंगे कुछ दूसरे एक्स्ट्रा शेयर्ड एलिमेंट्स की, जैसे कैथारसिस और इमोशनल रिलीज। पेशेंट जब डॉक्टर या थेरेपिस्ट से मिलता है तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, जो दूसरों से नहीं किया वो उस डॉक्टर से कर रहा है। दूसरे नहीं सुन रहे, थेरेपिस्ट तो सुन रहा है। जैसे पेशेंट ने बात करी, डॉक्टर के सामने रो दिया, या कई बार पेशेंट छोटा मोटा कोई जर्नलिंग करते हैं, अपने सिम्टम्स के बारे में लिखते हैं या कोई गाने वगैरह सुनते हैं, तो इससे भी ब्रेन की जो टेंशन है वो रिलीज होती है। ग्रुप सेटिंग्स में कैथारसिस यूनिवर्सैलिटी को फील कराती है, मतलब ग्रुप के अंदर आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, जैसे कि नारकोटिक एनोनिमस, अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप्स होते हैं, तो इसके अंदर आपको लगता है कि अरे ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा नहीं बाकी लोगों का भी है, अरे मैंने अपना एक्सपीरियंस सिर्फ एक से नहीं और बड़े सारे लोगों से शेयर किया जो मेरी बात, मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, तो लोगों को लगता है अरे हम इसमें अकेले नहीं हैं। तो बिना किसी फॉर्मल टेक्निक के भी लोग इंप्रूव करने लगते हैं। लेकिन अगर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बन जाए तो ये जो ओवरऑल इंपैक्ट है इलाज का, ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो किसी को भी सुना रहे हैं अपनी बात, उसकी बजाय किसी डॉक्टर, किसी थेरेपिस्ट को सुनाएं। स्टडीज में देखा गया है कि जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो मीडियम से लार्ज इफेक्ट तक ले आता है, जिससे कि पेशेंट अपनी इमोशंस को प्रोसेस कर पाता है और इस तरह से उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती है। क्योंकि अपनी बात कहने से आपका इमोशनल रिलीज होगा, इमोशंस को समझोगे, प्रोसेस करोगे और इससे हीलिंग होगी। फिर साथ ही बिहेवियरल एक्टिवेशन और कुछ एक्सपीरियंसेस की मास्टरी कर लेना, रोज के छोटे छोटे बिहेवियरल सक्सेस लेना, छोटी मोटी इंप्रूवमेंट लाना, फियर्स को, फोबिया को थोड़ा बहुत धीरे धीरे कम करते जाना और कुछ स्ट्रक्चर्ड सी रूटीन बना लेना,
कोई टेक्निक नहीं लगा रहे, कोई ईआरपी नहीं लगाई, कोई आपको एक्सपोजर थेरेपी नहीं दी, बस छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। जैसे सुबह उठकर थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, ये आपको अपने ऊपर एक मास्टरी की फीलिंग देता है, जिससे कि डिप्रेशन का जो साइकिल है उसको ब्रेक करने में मदद मिलती है। ये एक बिहेवियरल एक्टिवेशन का काम करता है और इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं, जैसा कि कोई सीबीटी की टेक्निक्स लाते हैं। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना होता है रिग्रेशन टू द मीन। एक्सट्रीम सिम्टम्स समय के साथ एवरेज लेवल की तरफ नेचुरली मूव करते हैं। तो शुरू में चाहे बहुत ज्यादा सिम्टम्स में फ्लक्चुएशंस होंगी, धीरे धीरे वो एवरेज लेवल पर आ जाएंगी। मतलब ये एक स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है। रिग्रेशन टू द मीन मतलब एवरेज। तो धीरे धीरे जो लक्षण है वो चाहे शुरुआत में कितने ही इंटेंस रहे हो, कभी कभी बहुत इंटेंस हो जाते हैं, पर धीरे धीरे दिन में किसी एक समय पर या वक्त के साथ हफ्ते के एंड में कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे एवरेज लेवल पर आ जाते हैं और आप एवरेज लेवल का डिस्ट्रेस फील करते हो। बहुत ज्यादा अगर किसी दिन डिस्टर्ब हुए हो तो वक्त के साथ वो अपने आप कम होते ही हैं। ये नेचुरली होता ही है। किसी दिन बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो कोई ना कोई ऐसा समय आ जाएगा उस दिन जब आप ऑटोमेटिकली थोड़ा रिलैक्स्ड फील करने लगोगे। बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो किसी दिन, सुबह के समय बहुत डिप्रेस हुए, दोपहर तक डिप्रेशन बढ़ा रहा, शाम तक आते आते आपका डिप्रेशन कम हो जाता है, तो ये रिग्रेशन टू द मीन होता है। फिर नेक्स्ट एक इफेक्ट आता है हॉथोर्न इफेक्ट या रोजेंथल इफेक्ट। सिर्फ ऑब्जर्व होना मॉनिटरिंग जैसा फील देता है। डॉक्टर के पास गए, किसी ने आप पर ध्यान दिया, आपको अटेंशन मिला, यही असर लाने लगता है। अकेले में सिम्टम से डील कर रहे थे, किसी को बताया ही नहीं था, सिर्फ इसलिए कि किसी को बता दिया, इसी से असर आने लगता है। यहां कोई इमोशनल एक्सप्रेशन की बात नहीं हो रही, कोई ट्रस्ट एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही, सिर्फ आप पर किसी का ध्यान गया, आपके सिम्टम को किसी ने सुना, इसी का असर आ जाता है। जैसे कि कोई रेगुलरली आपसे पूछता है, मान लीजिए मैसेज पे आपको कोई दोस्त या कोई परिवार का व्यक्ति पूछता है और हालचाल क्या है, क्या हालचाल, कैसा चल रहा है सब। इतने से ही कई बार आप उस व्यक्ति के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बना पाते हो। यही चीज रिकवरी में भी देखने में आता है। सिर्फ इसलिए कि आप डॉक्टर के पास गए, दवा ली, दवा का उतना अच्छा असर नहीं आ रहा होगा, पर डॉक्टर हर बार पूछेगा कैसा फील कर रहे हो, क्या चल रहा है, कितनी इंप्रूवमेंट हुई, बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही लेते रहो दवा। इतना ही बोला, कोई बड़ी बात नहीं करी, पर क्योंकि आप डॉक्टर के पास विजिट किए, डॉक्टर ने आप पर ध्यान दिया, आपके सिम्टम को मॉनिटर किया, आपसे कुछ जांच पड़ताल की, 2-4 सवाल किए, इसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। आप घर पर बैठे 4-4, 6-6 महीने से दवा ले रहे हो, उसके मुकाबले बीच बीच में कुछ कुछ दिन विजिट करना डॉक्टर के पास, चाहे महीने में एक बार, आपको बेटर तरह से रिकवर करा देता है। तो इस तरह के हॉथॉर्न इफेक्ट की वजह से पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि आपको अटेंशन मिलती है और आपकी एक्सपेक्टेशन इंप्रूव होती है। जेरोम फ्रैंक के क्लासिकल मॉडल में 4 यूनिवर्सल एलिमेंट्स दिए गए हैं कि ये जो डॉक्टर और थेरेपिस्ट के साथ रेगुलरली मिलना, ये क्या करता है, सपोर्टिव रिलेशनशिप देता है, आपको एक क्रेडिबल रैशनल देता है, प्रॉब्लम को समझने का, उसे डील करने का एक लॉजिक मिलता है। फिर आप कुछ रिचुअल्स में इन्वॉल्व होते हो, जैसे कि डेली हैबिट्स बनाते हो, और फिर हीलिंग का कॉन्टेक्स्ट कि आप अपने ऊपर थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, इसका भी इंपैक्ट आता है। कुछ ना करने से कुछ करना आपको इंप्रूव करा देता है। तो क्या कर रहे हो वो मायने नहीं रखेगा, कितना अच्छे से किया वो मायने नहीं रखेगा, आपने किया कुछ अपने बेहतरी के लिए, इतना ही काफी है। और ये क्रॉस कल्चरल होता है, हर कल्चर में एक जैसा काम कर रहा है। ये नहीं कि अमेरिका के लोग इस तरह से ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं या इंडिया के हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते हैं, ये दुनिया के हर तरह के लोगों पर काम कर रहा होता है। इनफैक्ट जो लोग बहुत रिलीजियस हैं, बहुत ट्रेडिशनल हैं, उन पर भी काम कर रहा है, और जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं उन पर भी ये काम करता है। तो लैम्बर्ट ने कुछ इस तरह से इन नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट्स को एनालाइज किया है, समझा है, इनके इंपैक्ट को देखा है कि 40% इफेक्ट क्लाइंट या एक्स्ट्रा थेरेप्यूटिक फैक्टर्स का पड़ता है, 30% इफेक्ट जो है वो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का पड़ता है, 15% असर एक्सपेक्टेंसी या प्लेसिबो का पड़ता है, और 15% असर स्पेसिफिक टेक्निक्स का पड़ता है। जो टेक्निक्स आप लगा रहे हो, जो सीखते रहते हो, टेक्निक बताओ, डिप्रेशन कैसे दूर करना है, एंजाइटी कैसे दूर करनी है, टेक्निक बताओ, इधर उधर की बातें मत करो। ये इधर उधर की बातें करने से आप बहुत सारे लोग हील हो जाते हैं। जबकि वॉम्पोल्ड जो है, उनके एनालिसिस में तो ये जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, जो स्पेसिफिक टेक्निक दवा है, इसका तो 1-2% ही असर आता है। वो कहते हैं बाकी सारा असर तो दूसरे फैक्टर्स का ही आ रहा है। तो इलाज तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, पर हाँ वो बड़ा असर ला रहे हैं, पर वो बहुत थोड़ा असर ला रहे हैं ओवरऑल इंपैक्ट के मुकाबले, जो आपके ऊपर स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक सबके कॉम्बाइंड फैक्टर्स का जो इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो थेरेपीज हैं वो बेटर देन नथिंग तो हैं, कुछ ना से कुछ करना फायदा तो देगा, लेकिन स्पेसिफिक टेक्निक्स को नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स से अलग करना बहुत मुश्किल है। ये जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ये काफी बड़ा असर लाते हैं, लेकिन इनका जो इंटरेक्शन है एक्चुअल इलाज से ये काफी कॉम्प्लेक्स है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये कॉमन फैक्टर्स काम करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टेक्निक काम करेगी। एविडेंस जो है वो मोस्टली कोरिलेशनल है, मतलब कि थोड़ा बहुत
स्पेसिफिक फैक्टर्स और थोड़ा बहुत नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स सब मिलकर आपस में काम करते हैं। एक काम करेगा तो दूसरा भी काम करने लग जाएगा। अगर डिप्रेशन के 2 लक्षण कम होंगे, दवा की मदद से केवल 2 लक्षणों में आराम मिलेगा, तो बाकी के 3 लक्षण भी कम हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डॉक्टर के पास विजिट किए हो, आपने अपनी आदतें बदली हैं या कुछ और तरह का आपने अपने ऊपर काम किया है। तो कोरिलेशनल है, एक से दूसरे पर असर आने लगता है। एडिक्शन की रिकवरी में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिलता है कि वो लोग जो वियतनाम में लड़ाई करने गए थे अमेरिका की तरफ से, उनको वियतनाम में जाकर हेरोइन का एडिक्शन हुआ, और जब वो वापस घर गए, अमेरिका गए, तो उनका वो हेरोइन अपने आप छूट गया, क्योंकि वहां उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया। लोगों ने नई हॉबीज डेवलप कर ली, एक्सरसाइज रूटीन बना ली और काफी सारी मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इंगेज हुए, जिससे वो रिकवर हुए। स्टडीज बताती हैं कि अल्कोहल इश्यूज के मामले में जो ओवरऑल रिकवरी है उसका 75 से 80% जो इम्पैक्ट आता है वो नेचुरल रिकवरी का आता है, जहां बिना इलाज लिए भी इतना बड़ा असर आ जाता है। मतलब 20-25% केवल इलाज का असर है, बाकी 75 से 80% असर नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स का है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ या आदतें बदल गई। अब इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज तो ये कि ये नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स हर किसी के ऊपर इक्वली काम नहीं करते। सीवियर क्रोनिक बायोलॉजिकली ड्रिवन केसेस जैसे साइकोसिस, सीवियर डिप्रेशन जिसमें सुसाइड का रिस्क हो, बाइपोलर डिसऑर्डर, उनमें टारगेटेड ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब नेचुरल रिकवरी के जो परसेंटेज है, रेट है, वो इन लोगों में बहुत कम होते हैं, और लंबे समय तक इंतजार करना काफी नुकसानदेह हो सकता है और इन पेशेंट्स को जिंदगी भर के लिए या तो डिसेबल्ड बना सकता है, मतलब मेंटली डिसेबल्ड बना देगा, या फिर इनमें सुसाइड का रिस्क बढ़ जाएगा। माइल्डर इश्यूज में रिकवरी आसानी से हो जाती है नेचुरल फैक्टर्स की मदद से। सब क्लिनिकल सिम्टम्स मौजूद हैं अगर, तो उसमें नेचुरल इंप्रूवमेंट काफी कॉमन है। मतलब मोटे तौर पर पेशेंट बहुत डिप्रेस या एंग्जाइटी में नहीं है, बहुत ज्यादा ओसीडी सिम्टम नहीं है, छोटा मोटा ऑब्सेशन, छोटा मोटा डिप्रेशन है, वो चला जाएगा, सब क्लिनिकल लेवल पर है, बहुत डिस्टर्ब नहीं कर रहा लाइफ को, तो वो धीरे धीरे अपने आप रिकवर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब ये नहीं कि वो एक रैंडम प्रोसेस है, कुछ भी हो रहा है किसी भी तरह से पेशेंट रिकवर करेगा, ऐसा नहीं है। पेशेंट की हैबिट्स में बदलाव जरूरी है, पेशेंट में खुद के प्रति दया करुणा होना जरूरी है, सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको छोड़ना जरूरी है, नए बदलाव और नई हैबिट्स, नए एटीट्यूड अपनाना जरूरी है, रिश्तों में थोड़ा बदलाव जरूरी है, तब जाकर पेशेंट के अंदर ये नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स सही तरह से काम करते हैं। जैसी जिंदगी चल रही है, चला रहे हैं, दवा खा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, ऐसे फर्क नहीं आता। तो मतलब ये रैंडम इफेक्ट नहीं है, इसके लिए भी कुछ दूसरे पहलुओं का मौजूद होना जरूरी है। साथ ही एक और इसमें अच्छी चीज क्या है कि जो इलाज लिया जाता है वो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स के असर को बढ़ा देता है। मतलब आप जैसे तैसे अपने को रिकवर तो करा रहे थे, पर थेरेपिस्ट के साथ कांटेक्ट करते हो, थेरेपिस्ट के साथ एक भरोसे का रिश्ता बनाते हो, उम्मीदें जगती हैं, दवा लेते हो, दवा से भी उम्मीद जगती है, और क्लाइंट अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। तो कुछ भी इलाज ना लेने से कुछ इलाज लेना बेहतर है। एटलीस्ट उससे आपके लाइफ में एक तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, एक रेगुलरिटी आती है अपने ऊपर काम करने की, और अपने को बदलने की कई अपॉर्चुनिटीज आपकी मिस हो सकती हैं अगर आपने अपने को खुद को अपने हाल पे छोड़ दिया। तो हो जाएगा ठीक, देख लेंगे, अब तो ये वीडियो भी बना दी एक डॉक्टर ने, थेरेपिस्ट ने, अब तो इसमें भी हमें पता चल गया कि भाई बिना कुछ इलाज लिए ठीक हो सकते हैं, पर उसमें रिस्क बढ़ जाते हैं कई सारे पेशेंट्स पर, और हम पक्के तौर पर नहीं बता सकते कि किन पेशेंट्स में इलाज लेना जरूरी है और किन पेशेंट्स को वक्त के हाल पर खुद को छोड़ देना चाहिए। वहां बहुत से लोगों की हालत या तो बुरी हो सकती है, या वो सुसाइडल हो सकते हैं, या वो अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई लोगों की मेंटल डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोमॉर्बिड होती हैं, एक के साथ दूसरी समस्याएं होती हैं। एक बीमारी नहीं है, दूसरी बीमारियां भी हैं, उस वजह से कई बार कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, रिश्तों में नुकसान होते हैं, करियर में नुकसान होते हैं, पढ़ाई लिखाई में नुकसान होते हैं। इस वजह से पेशेंट की जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत खराब हो जाती है। ये सब शेयर्ड एलिमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेसिक पार्ट्स हैं, उसका हिस्सा हैं। इमोशनल रिलीज करना जिससे कि टेंशन कम होती है, अपने स्किल्स पर मास्टरी करना जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और किसी तरह का अटेंशन मिलना जिससे मोटिवेशन बढ़ती है। जैसे कोई माइल्ड डिस्ट्रेस वाला कोई व्यक्ति है जो डेली जर्नलिंग करे तो कैथारसिस होगा, मतलब इमोशनल रिलीज होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ेगी जिससे वो बेटर फील करेगा, या ग्रुप में कोई सपोर्ट मिलेगा जिससे वो शेयरिंग करेगा अपने थॉट्स की, तो उससे उसका अकेलापन कम होगा। तो शॉर्ट में अगर बात कहें तो लोग नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स से रिकवर करते हैं क्योंकि ह्यूमंस अडेप्टिव होते हैं, अपना कोई मीनिंग निकालना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने रिलेशनशिप्स में हीलिंग करते हैं जिसके लिए वो वायर्ड हैं। रिश्ते या अच्छे संबंध बनाना, वक्त के साथ अडेप्ट कर जाना, ये सब हमारा ब्रेन सदियों से करता आया है।
सदियों से हमारा दिमाग ट्रेन हो चुका है कि बुरे हालातों को भूल जाएं और अच्छे चीज़ों पर ही फोकस करें। पर्सनल रिसोर्सेज, खुद की स्ट्रेंथ, उम्मीद होना, सपोर्टिव सिचुएशंस होना, लोगों का होना, नेचुरल ब्रेन प्रोसेसेस का काम करना, ये सब काफ़ी होते हैं जिससे कि एक पर्सन रिकवर कर सकता है। और कभी कभी तो कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल टेक्निक से भी ज़्यादा अच्छा असर लाते हैं ये सारे फैक्टर्स। इसलिए डेली लाइफ में उम्मीद को बढ़ाना, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना, खुद पर कंट्रोल लाना, मास्टरी करना, सेल्फ एजेंसी को बढ़ाना, ये मैटर करता है। रिसर्चेस से काफ़ी सारे इंसाइट्स और भी मिल रही हैं डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को, कि ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये कुछ स्पेसिफिक टेक्निक से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हैं बहुत से पेशेंट्स के मामले में। ये फिनोमिना सिर्फ मेंटल हेल्थ तक लिमिटेड नहीं है, फिजिकल कंडीशंस में भी प्लेसिबो और नेचुरल हीलिंग कॉमन है। जैसे क्रोनिक पेन या कई कैंसर के पेशेंट्स में एक्सपेक्टेशन से पेन का परसेप्शन कम हो जाता है। ओवरऑल ये दिखाता है कि हमारी बॉडी माइंड सिस्टम में हीलिंग की बहुत तगड़ी कैपेसिटी होती है। लोग अक्सर खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन समय का बीतना, सपोर्ट मिलना और छोटे छोटे बदलाव लाने से बड़ी रिकवरी हो सकती है। तो ये जो थेरेपी का काम होता है ये कैटलिस्ट का काम करता है, आग में घी डालने का काम करता है, और इसी तरह फिर क्लाइंट जो है वो इम्प्रूव करता है। चिंगारी देता है थेरेपी का काम, दवाइयाँ भी चिंगारी देती हैं और पेशेंट फिर खुद ब खुद काफ़ी रिकवर कर जाता है। ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स मिलकर ये समझाते हैं कि जो रिकवरी है वो मल्टी फेसेटेड है, मल्टी फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हेल्पफुल हैं, लेकिन नॉन स्पेसिफिक किसी भी इलाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। इस तरह नेचुरल रिकवरी पर फोकस करने से काफ़ी सारे पेशेंट्स का इलाज अच्छा हो सकता है, और केवल कुछ टेक्निक्स पर ऑब्सेस्ड रहने की बजाय कि यही करना है, इसी से रिकवरी होगी, इस पर फोकस रहने की बजाय ओवरऑल अपने अंदर इंप्रूवमेंट पर फोकस किया जाए और अलग अलग फैक्टर्स की मौजूदगी को एक्नॉलेज किया जाए, जिससे कि ज़्यादा अच्छी और लॉन्ग टर्म रिकवरी हो सकती है, और इसी तरह से ज़्यादातर लोग ठीक होते हैं।